गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 11th क्लास केमिस्ट्री और लेसन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो चैप्टर है हमारा लेसन 3 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना ऑन और उनकी प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी को स्टडी करना। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी, किन किन एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ठीक है, और किस किस के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है और उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, एलिमेंट को हमें क्लासीफाई क्यों करना था। अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट हैं आपके पास, उनको स्टडी करना है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना, उसके नेचर को याद रखते हुए सारी रिएक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे जो ज़्यादा उनको क्लासीफाई कर दिया। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का मतलब है एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। ज़्यादा रिएक्टिव एक साइड, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव एक साइड, नॉन रिएक्टिव एक साइड, ठीक है, इस तरह से रख दिया। और जो मेटल्स हैं वो एक साइड रख दिए, नॉन मेटल हैं जो वो एक साइड रख दिए, ठीक है। इस तरह से उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे या उनकी नेचर के बेस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। और या इसीलिए हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से हम स्टडी कर सकें। अब जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। और जेनेसिस मतलब प्रीलिम अटैम्प्ट्स, मतलब जो पहले साइंटिस्ट ने अटैम्प्ट किया उनको एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासीफाई करने के लिए, एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट ने कोशिश की, ठीक है, और कौन सी सेटिस्फाई हुई कौन सी फेल हुई, वो सब आते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले साइंटिस्ट आया हमारा जॉन डॉबर्नियर। उसने क्या दिया? लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। जॉन डॉबर्नियर ने क्या बोला कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम, जैसे उन्होंने एलिमेंट लिए XYZ, 3 एलिमेंट ले लिए, उनको अगर हम 3 के ग्रुप में रखते हैं तो क्या करते हैं वो, इसका एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट, सेंटर वाले एटॉमिक वेट के, अगर इन दोनों का एटॉमिक वेट हम ऐड करते हैं, मान लो X और Z का एटॉमिक वेट ऐड कर दिया, उसका एवरेज निकाल दिया, तो वो किसके वेट के इक्वल होगा? Y के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। ये किसने बोला? डॉबर्नियर ट्रायड ने। तो उसने किसका एग्जाम्पल लिया आपका? लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का ले लिया, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का उसने ले लिया। तो लिथियम, इनका कितना होता है एटॉमिक मास? इसका एटॉमिक मास 7, 23, 39। तो इसको कैसे अरेंज किया? उसने इस तरह से अरेंज किया, लिथियम यहाँ रखा, फिर सोडियम और पोटेशियम सेंटर में। लिथियम का एटॉमिक मास कितना? 7 + 23 सोडियम का, उसको डिवाइड किया 2 से, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 39 के अराउंड आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? 39 के अराउंड आंसर आ गया। तो उसने लिए 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो ज़रा अब क्या हुआ, इन दोनों का एटॉमिक वेट 7 + 39, ठीक है, उसको उसने किया 2 से डिवाइड, तो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया? वो 23 के इक्वल आ गया। तो 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास एवरेज निकाल करके तीसरे के बराबर आ रहा है, ठीक है, तीसरे के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो उसने इस तरह से एलिमेंट को 3 के ग्रुप में रख दिया। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनमें कि ये रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था, उनका एवरेज जो है थर्ड वन के मास के इक्वल नहीं आ रहा था। तो इसका इसीलिए आपका डॉबर्नियर ट्रायड जो है ये भी फेल हो गया इनको क्लासीफाई करने के लिए। लेकिन काफ़ी दिनों तक ये सक्सेसफुल रहा, तो इसीलिए हिस्ट्री में जॉन डॉबर्नियर का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आया लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, जो किसने दिया था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1865 में दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। मेनली न्यूलैंड के नाम से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोला उसने कि एक आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के बाद जब आप 9th एलिमेंट लिखते हो तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है जो फर्स्ट की थी, उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है जो किसकी थी? फर्स्ट की। उसने 8 के ग्रुप बना दिए। तो इसको म्यूजिकल लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं क्योंकि ये म्यूजिकल लॉ की तरह है। सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर उस दोबारा से सा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये म्यूजिकल लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं, या फिर इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं। 1865 में दिया था उसने। तो क्या सबसे पहले लिथियम से स्टार्ट किया उसने। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन के बाद लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन के बाद आर्गन फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। इस तरह से लिखा उसने 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद जो 8th एलिमेंट के बाद 8 तक यहाँ तक आ गए, 8 हो गए। उसके बाद जो 9th एलिमेंट आया इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती थी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती, इससे मिल रही थी, ठीक है। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और उसमें उसने क्या किया था, उसने अरेंज किया इनको एटीटी ग्रुप में, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक ही उसके लॉ को फॉलो किया गया। कैल्शियम के बाद जो था उसका ये जो 8 मेंबर के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होने वाला वो था मेथड था, वो फेल हो गया। एलिमेंट कैल्शियम के बाद ये अप्लाई नहीं हो पाया, यानी कि कैल्शियम के बाद ये जो मेथड था वो रुक गया उसके, इसीलिए जो आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो भी फेल हो गया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी फेल हो गया क्योंकि ये सारे एलिमेंट को अपने रूल के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत उस टाइम तक का सबसे सक्सेसफुल टेबल था मेंडलीव। उस टाइम का तक का सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव। मेंडलीव ने सारे पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ली, वो क्या थी, एटॉमिक मास। ये क्या ले ली उसने, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, सारे के पूरे एलिमेंट को डिस्क्राइब कर दे। जैसे मान लो आपकी कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो आपके पूरे नेचर, पूरी बॉडी, पूरे स्ट्रक्चर, कलर, सब कुछ डिस्क्राइब कर देती है, वो आपकी होगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो आपकी एटॉमिक मास उसने ले लिया, किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट को अगर पूरी तरह डिस्क्राइब करना है तो वो एटॉमिक मास से डिस्क्राइब कर पाएंगे, इसलिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास उसने एलिमेंट को अरेंज किया। यानी कि सबसे पहले जो उसका कम एटॉमिक मास था उसको रखा, फिर उसके बाद जिसका ज़्यादा था, इस तरह से अरेंज करता चला गया वो, और उसने बहुत सक्सेसफुली आपका अरेंज किया आपकी पीरियोडिक टेबल। तो जो उसने पीरियोडिक टेबल अरेंज की, एक तो उसने उसके बहुत सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ड्रॉबैक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसकी बेनिफिट मतलब क्या क्या उसके बेनिफिट थे, क्या क्या उसकी मेरिट्स थी, उसने क्या क्या अचीवमेंट थी कि उसने क्या क्या बहुत अच्छे काम किए पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब करते हुए, और क्या उसकी डीमेरिट्स थी जिसकी वजह से उसका जो पीरियोडिक टेबल है बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। लेकिन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के साथ आपका एक और साइंटिस्ट था, लोथर मेयर। लोथर मेयर साइंटिस्ट ने भी एटॉमिक मास इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, मतलब जो फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है उसी के बेस पे अरेंज कर दिया था एलिमेंट्स को, ठीक है। अब आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मोज़ले साइंटिस्ट था मोज़ले, जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देख करके अरेंज किया। मतलब वो अपने आप, उसकी जो स्टडीज़ थी वो बिल्कुल प्योर नहीं थी, उसने सिर्फ मॉडिफिकेशन की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उसने सिर्फ मॉडिफिकेशन की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या मॉडिफिकेशन की, उसने बोला कि ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो अरेंज नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। तो उसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या ली, एटॉमिक नंबर। क्या ले ली उसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर। यानी कि जो आपके एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो सबसे पहले अरेंज होगा, उसके बाद दूसरा आएगा, ठीक है। और आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने एटॉमिक नंबर लिया। इसके बेस पे जो आज हम स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा SPDF ब्लॉक वाला, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले ने ही दिया था, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट को अच्छे से रखा गया है, ठीक है।
उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं उसको ठीक करने में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका मेन क्या क्या था, मेन था कि उसको मेटल नॉन मेटल में डिस्क्राइब किया गया, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। और 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया, S, P, D एंड F ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स में इनको डिस्क्राइब किया गया। हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। S, P, D, F ब्लॉक में डिस्क्राइब किया, और हर एक और कितने दिए ग्रुप्स और पीरियड्स दिए, 18 ग्रुप और 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड दिए, ठीक है। पीरियड क्या थे, वर्टिकल मतलब नीचे की तरफ, और ग्रुप हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये 18 हो गए। ये थे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ। और सबसे ये जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक को उसने अलग कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल से, बिल्कुल अलग, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, रेडियो एक्टिव थी, ठीक है। इस तरह से अरेंज किया उसने। तो ये थे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ ओवरव्यू मेंडलीव का, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका डिस्क्रिप्शन में है सिलेबस में, ठीक है। वो हम आगे स्टडी करेंगे। ये डॉबर्नियर ट्रायड और लॉ ऑफ ऑक्टेव फेलियर्स थे, मतलब जिनको हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं करेंगे। मेन है आपका मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ तक आप स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी में रीड आउट कीजिए, ठीक है, जहाँ तक भी मैं पढ़ाती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।